हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, जीआईसी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस के अलग अलग फोल्डर्स मिल जाएंगे। आप सभी उन वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में जन्म हुए बच्चों से हुआ है, ठीक है, जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा बाद में जन्म हुए बच्चों से हुआ है, उनको निम्न में से हम क्या कहेंगे, बताना है कौन सा सही है इनमें से। जन्म मूलक परिवार, प्रजनन परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रजनन परिवार हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जन्म मूलक परिवार और प्रजनन परिवार, इन दो परिवारों की बात किसने की थी, ठीक है, तो विलियम लॉयड वार्नर हैं। इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली यानी कि जो नाभिकीय परिवार है उसके दो प्रकार बताए थे, ठीक है, नाभिकीय परिवार के दो प्रकार बताए थे। पहला जन्म मूलक परिवार और दूसरा प्रजनन परिवार। जन्म मूलक परिवार जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, ऐसे परिवार में माता पिता, उसके भाई बहन आते हैं। जबकि प्रजनन परिवार में उसका जो निर्माण होता है, व्यक्ति का जब विवाह होता है उसके बाद व्यक्ति स्वयं करता है, ठीक है, व्यक्ति विवाह के बाद प्रजनन परिवार का निर्माण खुद ही करता है। इसमें पति पत्नी और जो अविवाहित बच्चे होते हैं वे आते हैं। अच्छा, इसको अगर हम कहें तो जो परिवार माता पिता के लिए जो प्रजनन है, वही परिवार उनके बच्चों के लिए क्या है, जन्म मूलक परिवार कहलाएगा, ठीक है। माता पिता के लिए वो क्या है, परिवार प्रजनन है, ठीक है। और जो अगर बच्चे अगर देखें हम, तो बच्चों के लिए वो परिवार कैसा माना जाएगा, जन्म मूलक परिवार हो जाएगा। तो ये दो परिवारों के जो प्रकार हैं वो किसने बताए हैं, विलियम लॉयड वार्नर ने बताए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है। परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु बात हो रही है, किसने कहा है। ऑप्शन ए है गोल्डन वाइजर, ऑप्शन बी है टाइलर, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो यहाँ पर सेकंड का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर गोल्डन वाइजर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जे.एच. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है दलित जातियां कहा है अनुसूचित जाति को, बहिष्कृत जातियां कहा है, अस्पृश्य जातियां कहा है या फिर निम्न जातियां कहा है। तो जो अनुसूचित जाति है इसके लिए बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस बुक में, कास्ट इन इंडिया बुक में जे.एच. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को बहिष्कृत जाति कहा है। थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन लाने के लिए कम व अधिक मात्रा में किया गया प्रयास है। जो सामाजिक आंदोलन है वो जो रूढ़ियां होती हैं उनमें बदलाव लाने के लिए कम या फिर अधिक मात्रा में किया गया एक प्रयास है। किसका कहना है। ऑप्शन ए है ए.आर. देसाई, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है कोजर, ऑप्शन डी है मैरिल व एल्ड्रिस। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैरिल व एल्ड्रिस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्देशात्मक मानदंड निर्देश देता है जो लोगों को करना चाहिए, तथा निषेधात्मक मानदंड लोगों को यह निर्देश देता है कि लोगों को क्या करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, किस पर रोक लगाता है। यह किसका तर्क है, ठीक है, किसका कहना है, राधा कमल मुखर्जी का, लेस्ली वाइट का, मैकेवर एंड पेज का या फिर समनर का। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेस्ली वाइट हो जाएगा, इन्होंने कहा है, ठीक है, लेस्ली वाइट ने ये कहा है, ठीक है। निर्देशात्मक की अगर हम मानदंड की बात करते हैं तो इसमें निर्देशात्मक में क्या होता है कि हमारा आचरण निर्देशित होता है, ठीक है, उसे हम निर्देशात्मक मानदंड कहेंगे। निषेधात्मक में क्या होता है, आचरण या व्यवहार जिसको मना किया जाता है कि व्यक्ति ऐसा व्यवहार ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, निषेधात्मक मानदंड कहेंगे। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने
किसने कहा है कि सहचारी मानदंड समाज के कुछ ऐसे मानदंड होते हैं जो समाज के विभिन्न उपखंडों के स्तर पर पाए जाते हैं। किसने कहा है कि जो सहचारी मानदंड हैं वे समाज के कुछ ऐसे मानदंड हैं जो समाज के विभिन्न उपखंडों के स्तर पर पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ए है लिंटन, बी है समनर, सी है बियर स्टेट और डी है जे.एच. फिक्टर। तो यहाँ पर 6th क्वेश्चन का राइट आंसर बियर स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रतिमान की बात आती है तो 2 तरह के प्रतिमान की बात करते हैं, एक सामुदायिक प्रतिमान और दूसरा संघात्मक प्रतिमान। जो सामुदायिक प्रतिमान होता है उसका क्या संबंध होता है, संपूर्ण समाज या समुदाय से होता है। लेकिन अगर हम जब संघात्मक प्रतिमान की बात करते हैं तो इसका संबंध किसी समूह विशेष से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बियर स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष आपसी अंतःक्रिया का वह प्रकार है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का विनाश कर या फिर अप्रभावी बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह तर्क है, यानी कि जो संघर्ष है वह आपसी अंतःक्रिया का वह प्रकार है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का विनाश करके या फिर अप्रभावी बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। यह कहना किसका है, जे.एच. फिक्टर है, बोगार्डर्स है ऑप्शन में, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर जे.एच. फिक्टर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। यानी कि जो सोशल ग्रुप है केवल व्यक्तियों का योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं। नियमित रूप से बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहना किसका है, ऑप्शन देखिए, ए है मैकेवर एंड पेज, बी है गिडेंस, सी है रॉबर्ट पार्क और डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार द्वितीयक समूह वे हैं जो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़े होते हैं और उनमें पाए जाने वाले संबंध काफ़ी अवैतिक होते हैं। यानी कि जो द्वितीयक समूह हैं वे समूह हैं जो क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और उनमें जो संबंध पाए जाते हैं वो अवैतिक प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसका कहना है, बोगार्डर्स, सी.एच. कूले, स्टीवन कोल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है, स्टीवन कोल ने कहा है द्वितीयक समूह ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें जो संबंध होते हैं वह अवैतिक प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ती है और उत्पादन की जो लागत होती है वह घट जाती है। जब श्रम विभाजन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन की जो गुणवत्ता होती है वो बढ़ जाती है और जो उत्पादन की लागत है वो घट जाती है। किसका कहना है, ऑप्शन देखिए, ए है एमाइल दुर्खीम, बी है कार्ल मार्क्स, सी है एडम स्मिथ और डी है वॉलस्टीन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाज सरलता से जटिलता की ओर जाता है। यह एक विवादास्पद विषय है कि समाज सरलता से जटिलता की ओर बढ़ रहा है। किसने इसको एक विवाद का विषय बताया है, स्पेंसर ने, दुर्खीम ने, समनर ने या फिर जिन्सबर्ग ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्सबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्सबर्ग का कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समाज का एक स्तर दूसरे स्तर में पहुँचने पर क्या हो जाए, जटिल हो जाए। व्यवहार में हमें देखने को क्या मिलता है कि जो प्रौद्योगिक उपलब्धियाँ होती हैं उन्होंने क्या किया है, मानव को वे जटिलता से सरलता की ओर लेकर गई हैं। ठीक है, कि ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो समाज है वो एक स्तर से जब दूसरे अवस्था में पहुंचेगा तो वहाँ पर जटिल हो जाए। ठीक है, व्यवहार में हमें देखने को क्या मिला है कि जो हमारे यहाँ जो प्रौद्योगिक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं वो उन्होंने क्या किया है, मानव को वे जटिलता से सरलता की ओर लेकर के गई हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि ये एक विवाद का विषय है कि समाज सरलता से जटिलता की ओर जाता है। जिन्सबर्ग यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि जब तक समाज में वर्ग विभाजन है समाज में शोषण का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक समाज में शोषण है तब तक संघर्ष का सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि समाज में जब तक वर्ग का विभाजन है तो शोषण रहेगा ही रहेगा, और जब शोषण है तब संघर्ष का सिलसिला जारी रहेगा, समाज में संघर्ष रहेगा। ऑप्शन देखिए, कार्ल मार्क्स है, लेविस कोजर है, टॉयनबी है, या फिर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 12th का राइट आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जो आर्थिक व्यवस्था होती है वे सामाजिक व्यवस्था की क्या है, आधारशिला है, और सामाजिक संरचना में भी तभी परिवर्तन आता है जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। आर्थिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला बताते हैं, और सामाजिक व्यवस्था में तभी परिवर्तन आएगा जब क्या आएगा, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। और जो आर्थिक व्यवस्था है उसके दो तत्व बताते हैं, और ये दो तत्व आपस में एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। अब ये जो दो तत्व हैं आर्थिक व्यवस्था के, उन्हें देख लीजिए, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों की उन्होंने बात की है। आर्थिक व्यवस्था के दो तत्व जो एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक उत्पादन के साधन और दूसरे उत्पादन के संबंध। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक व्यवस्था का द्विध्रुवीय विश्लेषण किया है। सामाजिक व्यवस्था क्या किया है, द्विध्रुवीय विश्लेषण किया है सोशल सिस्टम का। मैक्स वेबर, रेमंडफोर्ड, पार्सन्स व शील्स, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पार्सन्स एंड शील्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कि जो परिवर्तनीय प्रतिमान है उनके आधार पर किसी प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हम स्पष्ट तरीके से हम समझ सकते हैं, और इसके माध्यम से ही हम क्या हैं, जो व्यक्ति है उनकी जो भूमिकाएं होती हैं, मानदंड होते हैं, मूल्य हैं, विभिन्न प्रकार के जो आदर्श हैं, सामाजिक क्रियाएं हैं, इनको हम सरलता से क्या समझ सकते हैं सरलता से। ठीक है, परिवर्तनीय प्रतिमानों के जरिए। किसका कहना है, पार्सन्स व शील्स का कहना है कि जो परिवर्तनीय प्रतिमान है उसके आधार पर हम किसी भी तरह की सामाजिक व्यवस्था को स्पष्ट तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम व्यक्ति की जो भूमिकाएं हैं, मानदंड हैं, मूल्य हैं, विभिन्न तरह के जो आदर्श होते हैं, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उनको हम सरलता से समझ सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, पार्सन्स व शील्स है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने कहा है कि प्रजातीय वृहद जैविकीय मानव समूह है। जो प्रजातीय है वह एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। ऑप्शन ए है जिन्सबर्ग, ऑप्शन बी है डी.एन. मजूमदार, ऑप्शन सी है फ्रेंच बोआस, और ऑप्शन डी है ग्रीन। तो यहाँ पर राइट आंसर ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन ने प्रजाति को वृहद जैविकीय मानव समूह कहा है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है। जो हिंदू हैं है ना, उनका संबंध वर्ग, जाति या फिर जनजाति का समानार्थक है। वर्ग, जाति अथवा जनजाति का समानार्थक है, यह तर्क है। ऑप्शन ए है आंद्रे बेत्ते, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरिये, और ऑप्शन डी है आई.पी. देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर जी.एस. घुरिये हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार कोई वस्तु संपत्ति है या नहीं उस वस्तु के प्रति अधिकार की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई वस्तु संपत्ति है या नहीं, उसको संपत्ति कहेंगे या नहीं कहेंगे, उस वस्तु के प्रति जो अधिकार की जो प्रकृति, उसका जो नेचर है अधिकार पर, उस पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु संपत्ति में आएगी कि नहीं आएगी। किसका कहना है, किंग्सले डेविस है, मैक्स वेबर दिया है ऑप्शन में, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये संपत्ति के प्रकार बताते हैं, 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और सामूहिक संपत्ति। एक व्यक्तिगत हो गई, दूसरी सार्वजनिक हो गई, और तीसरी सामूहिक संपत्ति हो गई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद उद्योगवाद की संगठनात्मक विशेषताओं की पूर्णतः उपेक्षा कर सका है और इसे अस्वीकार किया है। जो समाजवाद है वह उद्योगवाद की संगठनात्मक विशेषताओं की पूर्णतः उपेक्षा कर सका है, इसे अस्वीकार किया है डेनियल बेल ने, मैक्स वेबर ने, गुन्नाह मिडॉल ने, या फिर डेविड हार्वे ने। तो यहाँ पर राइट आंसर डेनियल बेल है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए। जो स्वामित्व है उसको वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप से स्वीकार भी करता है। ये जो नियंत्रण होता है उसको समाज कम या स्थायी या विशिष्ट तौर पर क्या करता है, स्वीकार करता है। ऐसा कहना किसका है? ऑप्शन है L.H. मॉर्गन, R.H. लोई, एडम स्मिथ या फिर कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर R.H. लोई, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने दबाव समूह का बहुल्यवादी सिद्धांत दिया है? प्रेशर ग्रुप का बहुल्यवादी सिद्धांत की बात हो रही है, किसने दिया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट निस्बेट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन सी है रॉबर्ट डहल या फिर ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट डहल हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? जो व्यावसायिक संरचना है उसको आधुनिक पाश्चात्य समाज की वर्ग संरचना की जो रीढ़ की हड्डी है वो कौन मानता है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है फ्रैंक पार्किन, ऑप्शन डी है नेस्फील्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फ्रैंक पार्किन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।